Good morning. Good morning, sir. Very glad to see you people. Thank you, sir. You see, this is the next part of print culture. आपको पता है जब पुराना जमाना था तो ऊपर बादशाह हुआ करते थे. कभी अकबर बादशाह आया तो कभी पठान बादशाह आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी चक आया. तो हम लोग क्या करते थे, कॉमन मैन बेचारा जमींदारी करता था, वो जमीन भी नहीं होता था. सिर्फ क्या होता था, पहले वो लगान उसको देता था, अब वो लगान दूसरे को देता है. हम लोग इन्वॉल्व ही नहीं थे, कॉमन मैन नहीं था इन्वॉल्व इन व्हाट इज हैपनिंग एट द टॉप. मगर ऑफ कोर्स जिस वक्त बादशाह ज्यादा क्रोल होता था तो उस वक्त कॉमन मैन परेशान होता था. जैसे कि जब गुलाब सिंह ने कश्मीर को खरीदा तो उसने 75 लाख रुपया दिया था. उस वक्त का 75 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं होती थी. तो उस वक्त उसने टैक्सेस बढ़ाए या 75 लाख पूरा करने के लिए. जब टैक्सेस बढ़ाए तो लोग परेशान हो गए. अदरवाइज कॉमन मैन कहता था देखो ना, बादशाह है, ये खुदा ने इसको बादशाह बनाया, आप क्या कहते हैं. अच्छा, ये अमीर आदमी, खुदा ने इसको अमीर बनाया. हम गरीब हैं, खुदा ने हमको गरीब बनाया. इसलिए हम अपनी गुर्बत को आराम से सहते थे और अमीरों की अयाशी भी सहते थे और बादशाह के जुल्म भी सहते थे. खुदा ने भेजा तो क्या करें. वो अपने हुकूक के कॉन्शियस नहीं थे. दे वर नॉट कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स. दे वर नॉट कॉन्शियस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द किंग. बादशाह कहता था किंग कैन डू नो रॉन्ग. ठीक है, बादशाह कभी कुछ गलत नहीं कर सकता और खुदा ने इसको बनाया. जिसको मारे, जिसको मारे, जिसको तारे उसको तारे. फिर आपको पता है क्या हुआ एक्चुअली 1215 में मैग्ना कार्टा. और मैग्ना कार्टा में जो बैरॉन्स थे वो रिबेल हो गए अगेंस्ट द किंग. तो फिर उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट एक बनाया जिसमें उनको बादशाह के हुकूक याद दिलाए और उसके राइट्स को भी लगाम लगाई और कॉमन मैन के राइट्स को उभारा. तो ये 1215 में ये डॉक्यूमेंट बना. इसमें प्रीस्ट भी था, जिसमें बैरन्स भी था और क्यों उनको मजबूरी में दस्तखत करना पड़ा क्योंकि बैरन्स रिबेल हो गए थे, रिबेल कर रहे थे, तो मजबूरी में उसने भी दस्तखत किया. अब ये डॉक्यूमेंट बन गया. मगर ये डॉक्यूमेंट जो है ये लिखित डॉक्यूमेंट बन गया, हाथ का रिटर्न हुआ डॉक्यूमेंट. कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कुछ नहीं था. उसके जमाने में लिखते थे और जब कागज नहीं था तो पाम लीव्स पर लिखते थे या बुर्जोवतुल के ऊपर लिखते थे. तो मगर लकीली पेपर आया था यूरोप. पेपर चाइना से 11वीं सेंचुरी में यूरोप आया था सिल्क रूट के जरिए. तो इसलिए इन्होंने अब कागजों पर लिखना शुरू किया. तो ये डॉक्यूमेंट भी कागज में रहा. मगर आपको पता है 16th सेंचुरी में ये मैग्ना कार्टा वाइड पब्लिसिटी, जब प्रिंटिंग प्रेस आया ना, 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस आया. 1448 में गुटिंगटन ने प्रिंटिंग प्रेस बनाया. लेकिन ये जो उसने सबसे पहले तो बाइबल पब्लिश की और बाइबल जो है 100 कापियां 3 साल लगे उसको बनने में. लेकिन फिर भी वो बहुत कम टाइम था. अगर हाथ से लिखते तो 180 कापियां आप इतनी देर जल्दी नहीं बना सकते थे. तो उसके बाद बाकी प्रिंटिंग भी शुरू हो गई. मैग्ना कार्टा भी प्रिंट हो गया. जब मैग्ना कार्टा सर्कुलेट हो गया अमंग कॉमन पीपल के अंदर एक जागरूकता आई. अच्छा, जो लीडर्स होते ना उन टाइम के, वो लीडर्स भी अपने जर्नल निकालते थे, अपने प्रिंटेड मटेरियल निकालते थे और खुफिया तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए. जैसे आपको पता है इटली में मजनी था, उसने यंग यूरोप डेवलप किया, एक प्रोग्राम यंग यूरोप डेवलप किया और उसने खुफिया मैगजीनों के जरिए आम सिटीजन को बताया तुम्हारे राइट्स क्या है. अच्छा, फिर फिलोसफर्स उठे, वोल्टेयर उठा, पेन उठा, रूसो उठा. रूसो और वोल्टेयर फ्रांस के थे. उनको बादशाह ने जेल भर दिया और उनको वो बाहर गए तो उनको बैन किया, अंदर उनकी किताबों को बैन किया. लेकिन किताबें बादशाह किंग लुइस 6 कहता है इन दोनों ने फ्रांस को तबाह कर दिया. उसके हिसाब से तो फ्रांस तबाह हो गया था बिकॉज कॉमन मैन जाग रहा था. अच्छा, मगर कॉमन मैन तभी जागेगा जबकि उसको अवेयरनेस हो जाएगी. अवेयरनेस होती थी थ्रू प्रिंट मीडिया. अब यहाँ महात्मा गांधी आए, उन्होंने यंग इंडिया का एक जर्नल शुरू कर दिया और वो खुफिया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता था और खुफिया मटेरियल ज्यादा फैलता है. आपको पता है जो मटेरियल बैन करे वो लोग ज्यादा उसको पढ़ते हैं. ये बैन क्यों हुआ? तो इस तरह से जिस वक्त मैग्ना कार्टा हर आदमी को पता लगा और डिफरेंट तरीकों से लीडरों ने उनको जगाया, तो उसका खास मीडियम था प्रेस. उसका खास मीडियम था प्रिंट मटेरियल. देखो ना, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल नहीं आया था, आपका टीवी नहीं आया था अभी.
आपका ये जो है टेलीफोन नहीं आया था, कम्युनिकेशंस नहीं आए। प्रिंट मटेरियल जो अभी प्रिंटिंग प्रेस तो 15th सेंचुरी में आया है, और उसके बाद आ गया टेलीफोन और टेलीग्राफ और वो सब चीज़ें। तो चेक करना आप, मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। तो जिस वक्त अमेरिकन लोगों के अंदर मैग्ना कार्टा सबों ने पढ़ा और उसकी अवेयरनेस हुई और लीडरों ने उन सबों को जगाया, तो लोग बागी हो गए, उन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। तो रिवोल्ट किया क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग जो प्रेस था उसी ने मदद की। देखो ना, प्रिंटिंग प्रेस तो 15th सेंचुरी में आया और अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया 1700, वो तो 18th सेंचुरी में, 1775 में रेवोल्यूशन हुआ, दैट मीन 18th सेंचुरी में हुआ। 16th सेंचुरी में मैग्ना कार्टा का प्रिंटिंग हो गई थी और वाइड स्प्रेड हो गया था और सबको पता लगा था कि हमारे हुकूक क्या है। और आपको पता है जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो एक नई एज आई, कहते हैं एज ऑफ रीजन। अब लोग सवाल पूछने लगे, इसको रिनेसांस कहते हैं। रिनेसांस आया, लोग सोचने लगे, लोग सवाल उठाने लगे। तो पोप जो है और प्रीस्ट जो है वो डर गए, कहते हैं यार अब हम जो कुछ कहेंगे वो लोग सीधा हजम नहीं करेंगे, वो इसके ऊपर सवाल उठाएंगे। बादशाह डरने लगा, बादशाह का अब जो भी मैं कहूंगा उसके ऊपर लोग नहीं मानेंगे, उसको सवाल पूछेंगे। तो और लोग आपस में आइडिया सर्कुलेट करेंगे। आप समझ रहे हैं, कुछ लोगों ने तो प्रिंट को एनकरेज किया, कुछ लोगों ने इसको डिस्करेज किया, क्योंकि यार इससे तो क्या होगा, बादशाह के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करेगा और मजहब के ऊपर भी लोग शक उठाने करने, शक की नजर से देखेंगे, तो ये तो गलत है, इसको बंद करो। लेकिन मेजॉरिटी वो थी जो कि पढ़ना चाहती थी। अरे पढ़ने का जुनून इतना जबरदस्त हुआ था कि अगर मान लीजिए आपका भाई मार्केट जाता है कुछ खरीदने के लिए या कुछ बेचने के लिए, तो आप अपने भाई से कहते हैं यार वो किताब आपने साथ लाना। घरों में भी पढ़ाई का जो अच्छा लिटरेसी लेवल बहुत बढ़ गई। 19th सेंचुरी में लिटरेसी लेवल बहुत बढ़ गई। और क्या हुआ, और औरतों ने भी पढ़ना शुरू किया। अब जब औरतों को पढ़ने नहीं देते थे तो वो चुपके चुपके से पढ़ते थे। अब मर्द लोग कहते थे अगर औरतों को पढ़ाएंगे औरतें खराब हो जाएंगी, तो औरत एक खड़ी होगी, कहते जी आपने पढ़ा तो आप तो खराब नहीं हुए, तो हम क्यों खराब हो जाएंगे। अच्छा, फिर पता है क्या हुआ, उन्हें कहते मुसलमानों को कहा जब मजहब अलाउ नहीं करता आपको, कहता मजहब इस्लाम में कहते हैं पढ़ना नहीं चाहते, जरा दिखाओ कहाँ है इस्लाम में। इस्लाम में तो पढ़ने के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। तो वो तो इकरा कहते हैं ना उसको, इकरा नॉलेज के ऊपर तो जबरदस्त जोर है। कहाँ लिखा है कि इसको। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा चलो औरतों के लिए क्या, औरतों के लिए उन्होंने पैम्पलेट्स बांटे कि एक औरत को कैसे अच्छी औरत बनना चाहिए, कैसे अच्छी बीवी बनना चाहिए, कैसे अच्छी माँ बनना चाहिए, कैसा अच्छा घर चलाएगी। और डोमेस्टिक अर्थमेटिक शुरू हुआ जिसमें उसको धोबी का हिसाब, दूध वाले का हिसाब, इस किस्म की अर्थमेटिक उसको कहा जी इतना ही काफ़ी है और इसके अलावा नहीं है। और फिर देखो एक लेडी जिसको कहा था सिर्फ अरबी पढ़ो, उसने कहा मैंने अरबी पढ़ना सीखा मगर मुझे मैंने नहीं पता था उसका क्या होता था। चुपके चुपके से मैंने उर्दू पढ़ा और जब पढ़ा तो मैं खुशहाल हो गई। मैंने और पढ़ा। वो बाद में लेखक बन गई, शी बिकेम अ राइटर। और उसने अपनी किताब लिखी और उस किताब में वो लिखती है जो ही लोग हमें प्यार करते हैं और जिनको हम प्यार करते हैं वही हमारे दुश्मन है। जैसे हमारे माँ बाप है, कहते वो हमें पढ़ने नहीं देते, हो गया दुश्मनी। वो हमें बाहर नहीं निकल देते, हो गया दुश्मनी। वो हमें पर्दे में रखते, हो गया दुश्मनी। वो हमें ज्ञान नहीं देते हैं, नॉलेज नहीं देते हैं, अवेयरनेस देते, हो गया दुश्मनी। कहता उनको भी ये नहीं पता है कि वो हमारे दुश्मन है और हमको भी नहीं पता है वो हमारे दुश्मन है। क्योंकि अगर वो हमें पढ़ने नहीं देंगे, हमें अवेयर नहीं होने देंगे, हमारी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से विकास में नहीं लाएंगे तो दुश्मन हो गए। और वर्स्ट ये है कि वो हमारे ही लोग हैं और हम उनको प्यार करते हैं, वो हमें प्यार करते हैं। कहते हैं ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। दे आर नॉट अवेयर। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपके करने का नतीजा क्या है, आपको पता होना चाहिए आप क्या करते हैं और क्यों करते हैं, है ना। इसको अवेयरनेस कहते हैं। तो ये पढ़ने लिखने से अवेयरनेस। पहले लोग तो अनपढ़ थे, तो एक आदमी पढ़ता था बाकी सुनते थे। जैसे आजकल भी आप देखिए मस्जिद में कुरान शरीफ के आयात पढ़ता है, बाकी लोग सुनते हैं। ये तो आजकल भी हाल है। मंदिरों में, पाठशाला में जाता था, गीता पाठ पढ़ते थे, गीता पाठ वाला जो गुरुजी होता था वो गीता पढ़ता था, बाकी सारे सुनते थे। ये तो आजकल भी हाल है। उस वक्त तो बिल्कुल बुरा हाल था। रीडिंग पब्लिक कम था और लिसनिंग पब्लिक ज्यादा था। लिसनिंग पब्लिक ज्यादा था और रीडिंग पब्लिक कम था। फिर जिस वक्त प्रेस के जरिए किताबें हर जगह पहुंची, प्रिंट हर जगह पहुंचा, तो लिटरेसी लेवल बढ़ गई। तो और क्या हुआ, इंग्लैंड में जनाब उन्होंने कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट निकाला,
जिस वक्त उन्होंने कंपलसरी एजुकेशन एक्ट निकाला तो अब मजबूर हो गए सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। जब सारे लोग मजबूर हो गए बच्चे स्कूल में, बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। अभी आप देखो यहाँ पर हम उर्दू कोई पढ़ता ही नहीं था, जब गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया उर्दू जी पढ़ रहे हैं 8वीं जमात तक, अब सब उर्दू पढ़ रहे हैं। ये कश्मीरी पढ़ रहे हैं, कश्मीरी का था ना, कश्मीरी कोई पढ़ता नहीं था। ये शेख साहब ने कहा था जी कश्मीरी पढ़ाओ, इसको कंपलसरी कोई पढ़ता ही नहीं था। जब इन्होंने इसको स्कूलों के करिकुलम में लाया, सब उन्हें कश्मीरी पढ़ना शुरू किया और बड़े स्मार्ट हो गए। तो नहीं तो हमें अपनी जबान नहीं आती थी। तो इसी तरह से इंग्लैंड में क्या हुआ, उसने कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, प्राइमरी एजुकेशन एक्ट पास हुआ। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों ने पढ़ना शुरू किया, लिटरेसी ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, पहले क्या होता था, बैलेट्स, बैलेट समझो ना, बैलेट्स होता है गाते गाते गाता था, जैसे वो आता था, एक यहाँ पर आता था, हवाई जहाजा कशीर आओ यम वस्तम को तो तकसीर हवाई जहाजा कशीर, क्या था भाई ये बैलेट सिंगर्स है। तो इसी तरीके से लोग उनको मजा आता था, पोएम में सुनते थे इस तरह से। अच्छा, और क्या हुआ, पेंटिंग्स आई, पेंटिंग्स के जरिए इजीली पेंटिंग में एक ही शक्ल से बहुत चीजें आपके सामने आती है। अच्छा, फिर जर्मनी में 2 भाई खड़े हो गए, वो हर गांव में गए और बताओ जी ग्रैंडफादर स्टोरीज क्या है। रशिया में इसी तरह से 2 आदमी खड़े हो गए या एक आदमी खड़ा हो गया, वो हर जगह गांव गांव में जाके पूछने लगा कि ग्रैंडफादर क्या स्टोरी अपने ग्रैंडसन को, उनको पब्लिश किया, उनको प्रिंट किया। तो हर जगह लोग स्टोरी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, लोगों ने स्टोरी के इंटरेस्ट की वजह से स्टोरियां पढ़नी शुरू कर दी। अरे फ्रांस में एक प्रिंटिंग प्रेस बना जो कि चीपेस्ट किताबें बांटता था लोगों के अंदर। यूरोप में क्या हुआ, उन्होंने जनाब क्या किया, उन्होंने जनाब शेलिंग सीरीज निकाली, छोटी छोटी सी किताबें और एक एक शेलिंग में बिकती थी। फिर पेनी बुक्स निकाली, और भी गरीब लोगों के लिए किताब। और चूंकि ये सारे प्राइवेट पब्लिशर्स होते थे, वो ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन करना चाहते थे ताकि उनका पब्लिश भी बढ़ जाए और लोगों में लोग पढ़े। उनका प्राइमरी इंटरेस्ट होता है अपना पैसा, लेकिन उसके जरिए वो लोगों का ये प्राइवेट एंटरप्राइज क्यों कामयाब होता है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मोटिव होता है, लेकिन उस प्रॉफिट तो वो कमाएगा नहीं, जितने देर वो खदमत नहीं करेगा। इसलिए वो मतलब जम के सेवा करता है ताकि वो पॉपुलर हो जाए। और उसको कंपटीशन फेस करना है, गवर्नमेंट को तो कोई कंपटीशन नहीं है, प्राइवेट को तो कंपटीशन होता है। इसलिए वो एक से बढ़कर एक लोग खदमत करते हैं और इस तरह से वो पैसे भी कमाते हैं, लेकिन वो उनका मोटिव होता है पैसा कमाना, उसके जरिए हम सर्विस प्रोवाइड होती है। तो इस तरह से जो है प्रिंटिंग। अच्छा, अब इसी तरह से जैसे मुसलमानों ने, उन्होंने हिंदुस्तान में प्रिंटिंग प्रेस आया पुर्तगीज के जरिए 16th सेंचुरी में। चाइना में प्रिंटिंग प्रेस आया 19th सेंचुरी में, कहा 19th सेंचुरी में। और 300 साल बाद तो प्रिंटिंग प्रेस तो 15th सेंचुरी में हुआ ना, 1448 में। लेकिन 100 साल लगा प्रिंटिंग प्रेस को सारे यूरोप में फैलने के लिए। 1450 से 1550 तक सारे यूरोप कंट्रीज में प्रिंटिंग प्रेस। और जहां जहां यूरोपियंस गए वहां प्रिंटिंग प्रेस आया। जैसे पुर्तगीज गोवा आए तो उन्होंने अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस लाया। जब उन्होंने यहाँ प्रिंटिंग प्रेस लाया, उसने तामिल किताबों को, उसने मलयालम किताबों को, कुनकुनी किताबों को ट्रांसलेट करके प्रिंट किया और लोगों में पॉपुलर हो गए। और लोगों में पॉपुलर हो गए तो क्योंकि कुनकुनी की कोई पॉपुलर किताब थी, लेकिन ये कम थी। अब हर एक आदमी के पास वो पॉपुलर किताब है। जैसे भगवद गीता है, ये बहुत कम लोगों के पास होती थी। तो जब वो पढ़ना चाहते हैं तो उसके बाद भगवद गीतों का ट्रांसलेशन हर लैंग्वेज में हुआ। बाइबल का ट्रांसलेशन हर लैंग्वेज में हुआ। पहले तो बाइबल होता था सिर्फ लैटिन में, अब बाइबल जो है हर जबान में अवेलेबल हो गई। पोपों का ये जो पादरियों का फूक निकल गया, क्योंकि वो लैटिन का रोप दिखाते थे ना। जैसे आपका मौलवी कहता मुझे अरबी आता है, अरबी में कुरान शरीफ पढ़ता है। अब तो अंग्रेजी में, सिंपल अंग्रेजी में बाइबल अवेलेबल थी। सिंपल लैंग्वेज में जब बाइबल अवेलेबल हो गई तो लोगों ने लैटिन बाइबल को छोड़ दिया, क्योंकि लैटिन बाइबल उनको समझ नहीं आती थी। तो इस तरह से क्या हुआ, लैटिन बाइबल की। और जो पादरी थे जिनको लैटिन का बड़ा जबरदस्त नशा था, उनका वो नशा भी खत्म हो गया। हर आदमी आपने खुद देखा बाइबल में क्या लिखा है। उर्दू ट्रांसलेशन, मुझे कैसे कुरान शरीफ पता है, मुझे तो अरबी नहीं आती है। मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा, मैंने कहा यार ये कुरान शरीफ तो बहुत अच्छी किताब है, ये तो बड़ा अच्छा मजहब है। तो आम लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया एक दूसरे के मजहबों को और किताबों को। अच्छा, बिजनेसमैन था,
उसको जूम प्रिंट आया, उसको तो बड़ा फायदा है बिजनेस में। उसने प्रिंट के जरिए इंफॉर्मेशन दे दी, मुझे क्या चाहिए, मुझे को क्या रिक्वायरमेंट्स है, बिजनेस को बोलबाला हो गया। अच्छा, जब प्रिंट मटेरियल आ गया, जो हिंदू लोग थे, जैसे मुसलमानों ने फतवे निकाले और कहा कि एक मुसलमान को कैसे बिहेव करना चाहिए, उसकी क्या ड्यूटी है, और तुम कैसे अच्छी औरतें बनोगे। अच्छा, और कुरान शरीफ के ट्रांसलेशन हो गए, और ये जो है हिंदू लोग जो है उन्होंने अपनी किताबों के ट्रांसलेशन करनी शुरू किया। देखो ना, सूरदास का 16वीं सेंचुरी का जो उसका किताब थी, उसका 19वीं सेंचुरी में ट्रांसलेशन हुआ, या किस सेंचुरी में ट्रांसलेशन हुआ। सब सूरदास की किताब अब घरों में थी, सब लोग सूरदास की किताब को घर में पढ़ते थे। इस तरह से कितना मजा है, कितनी चेंजेस आए। मगर जब बादशाहों की पोल खोल रहे थे, जो पोल खोलने वाला होता था उसको मारते थे। जो जो चर्च की पोल खोलते थे उसको कहते थे इसने ब्लास्फेमी की, उसको मारो। तो किताबों के ऊपर बैन शुरू हो गई, सरकार ने भी बैन लगाई। आपको पता है यहाँ पर भी हर समय बैन लगते हैं। या 1878 में यहाँ पर प्रेस एक्ट पास हुआ, जिसके मुताबिक कोई भी आदमी नहीं कर सकता जितनी तक गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं करेगी। न्यूज़पेपरों के ऊपर बैन आ गया। आपको पता है जिस वक्त अमेरिका में न्यूज़पेपर के जरिए लोगों को अवेयर करते थे, तो उन्होंने न्यूज़पेपर के ऊपर बैन लगाई। तो फिर क्या हुआ, या तो वो न्यूज़पेपर को चेंज करके लिखते थे, नाम नया टाइटल करके, या बाहर से उसी न्यूज़पेपर को प्रिंट करते थे और सर्कुलेट करते थे। आपको पता है थॉमस जेफरसन कौन था? थॉमस जेफरसन वो आदमी था जो 3rd अमेरिकन प्रेसिडेंट था। उसी ने लिखा है जिसको कहते हैं ना डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम। उसने कहा, देखो मैं कहता हूँ प्रिंटिंग प्रेस की कितनी पढ़ो। वो कहता है अगर मुझे चॉइस दे दो, एक तरफ से कहोगे गवर्नमेंट विदाउट पेपर न्यूज़पेपर्स, दूसरी तरफ कहोगे न्यूज़पेपर्स विदाउट गवर्नमेंट, मुझे कहोगे इन दो में से चूज करो, आई विल चूज न्यूज़पेपर्स विदाउट गवर्नमेंट। क्योंकि जब न्यूज़पेपर होगा गवर्नमेंट खुद ही बनेगी, जब न्यूज़पेपर होगा कंट्रोल खुद ही आएगा, जब न्यूज़पेपर होगा सारे लोग अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकेंगे, उसकी वजह से गवर्नमेंट अच्छी बनेगी। देखा क्या क्या, एक साइड से क्या है गवर्नमेंट विदाउट न्यूज़पेपर, दूसरा न्यूज़पेपर्स विदाउट गवर्नमेंट। देखो ना, आप देखो गवर्नमेंट विदाउट न्यूज़पेपर्स हो गए वो नहीं, जिस वक्त न्यूज़पेपर को बैन करते हैं और डिक्टेटर्स बनते हैं। जहां गवर्नमेंट डिक्टेटोरियल होते हैं वो न्यूज़पेपर को एनकरेज नहीं करते, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं उनकी हुकूमत में इंटरफेरेंस हो जाए। जो न्यूज़पेपर हो मगर गवर्नमेंट ना हो, फिर गवर्नमेंट खुद ही बनेगी। और ये अंडरस्टैंड कितना वाइड स्टेटमेंट है। तो ये न्यूज़पेपर्स कैसे प्रिंट होते हैं? तो ऐसी थोड़ी प्रिंट होगी, इन प्रिंटिंग प्रेस होना चाहिए। ताकि आपको पता है जब गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस 250 के 260 पेजेस पर आवर निकालता था। फिर अमेरिका ने एक आया मिड 19th सेंचुरी में, उसने प्रिंटिंग प्रेस ऐसा बनाया, वो सिलिंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस था, पावर जनरेटेड। पता है क्या था? वो प्रिंटिंग प्रेस 8000 पेजेस पर आवर निकालता था। जब ऐसा प्रिंटिंग प्रेस आया, न्यूज़पेपर फटाफट निकलने लगे 8000। क्योंकि आम लोग अपने, अब देखो आपका न्यूज़पेपर कल्चर इतना जबरदस्त हो गया कि आप इंतजार करते हैं न्यूज़पेपर कब आए। अरे कल का न्यूज़पेपर तो मैंने पढ़ा ही नहीं यार, आज न्यूज़पेपर आया नहीं। आप देखते हैं किस तरह से लोग न्यूज़पेपर के पीछे होते। तो न्यूज़पेपरों ने एक नया कल्चर शुरू किया, अवेयरनेस कल्चर। देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है आजकल। क्या नॉर्मली न्यूज़पेपर अपोजिशन, गवर्नमेंट की अपोजिशन ही करता है, अप्रिसिएशन भी करता है, मगर अपोजिशन जरूर करता है कि कहाँ गवर्नमेंट फेल हो गई, उससे गवर्नमेंट कंट्रोल से डरते हैं। या मतलब मान लीजिए मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं डरता हूँ कहीं अखबार में मेरे अगेंस्ट न लिखे, तो न्यूज़पेपर से कंट्रोल आ गया कि नहीं? अच्छा, फिर न्यूज़पेपर आ गया। ये तो मिड 19th सेंचुरी में ऐसा न्यूज़पेपर आया, ऐसा प्रिंटिंग प्रेस आया जो कि 8000 पेजेस पर आवर प्रिंट करता था। फिर एक और न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, वो 6 रंग एक ही दफा इस्तेमाल करता था। फिर एक और प्रिंटिंग प्रेस आया, ये लेट 19th सेंचुरी में। फिर एक और प्रिंटिंग प्रेस आया जो कि ऑटोमेटिक प्रिंटिंग प्रेस था, पेपर भी खुद ही फीड हो रहा है, सब कुछ सारे ऑपरेशन खुद ही हो रहे हैं। तो इस तरह से प्रिंटिंग प्रेसों में मतलब टेक्नोलॉजी भी आ गई, और प्रिंटिंग प्रेस जो है उन्होंने अपना जबरदस्त
क्योंकि डिमांड हो गई, डिमांड जब बढ़ गई तो नेचुरली जो साइंटिस्ट थे, जो इन्वेंटर्स थे, वो जुट गए। जैसे अभी कोविड है तो सारे कंट्री जुट गए वैक्सीन निकालने के लिए, इसी तरह से लोग जुट गए प्रिंटिंग प्रेस को इतना परफेक्ट बनाने के लिए, ताकि प्रिंटिंग की डिमांड जो है पूरी हो जाए। आई वांट टू थैंक यू। ये तो हम विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सर।